नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, पीएम गति शक्ति मिशन से देश भर में आधारभूत परियोजनाएं त्वरित गति से पूरी हो रही है और विभागों के बीच बड़ा तालमेल। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता में कहा, यह योजना किसी भी हालत में नहीं होगी वापस। थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई, वायुसेना की 24 जून और नौसेना की 25 जून से होगी शुरू। हिंसा में शामिल युवक नहीं ले सकेंगे सेना भर्ती में भाग। पापुम-पारे जिले के पापू नाला यूपिया रोड पर भूस्खलन की घटना में एक युवक की मौत। मार्ग पर यातायात प्रभावित। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालु पोतुम और राजमार्ग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे दशकों पहले भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रेल मार्ग को 193 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है। इस परियोजना से 1 लाख यात्रियों के लिए यातायात आसान हो जाएगा। यह प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति मिशन से देश भर में आधारभूत परियोजनाएं त्वरित गति से पूरी हो रही है और विभागों के बीच तालमेल बढ़ा है। नेशनल मास्टर प्लान के विजन पर चलने पर उसके कारण आधुनिक मल्टीमोडल कनेक्टिविटी का बहुत तेजी से निर्णय प्रक्रिया बढ़ रही है। मैं अभी धर्मशाला में था। देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से मेरा मिलना हुआ और मेरे लिए इतना सुखद आश्चर्य था जब राज्यों के मुख्य सचिव ने गति शक्ति का महात्म्य जिस प्रकार उन्होंने समझा, जिस प्रकार से उन्होंने उपयोग किया है और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का प्लानिंग, वो बता रहे थे कि साहब जिस काम में हमें 6-6 महीने लगते थे, इस गति शक्ति की टेक्निकल व्यवस्था के कारण, कोऑर्डिनेशन के कारण, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के कारण 6 महीने का काम 6 दिन में होने लगा है। गति शक्ति मास्टर प्लान सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर और सबका प्रयास का ही एक बहुत बड़ा उत्तम माध्यम बन चुका है। कोई प्रोजेक्ट लटके नहीं, सारे डिपार्टमेंट तालमेल से काम करें, हर विभाग को एक दूसरे की पूरी जानकारी हो, अल्टीमेट क्या होने वाला है इसका सबको पता हो। इस सोच को लेकर के गति शक्ति का निर्माण हुआ है। सबका प्रयास की ये भावना अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत काल में देश के मेट्रो शहरों के दायरे का विस्तार करना, टियर 2, टियर 3 शहरों में बेहतर प्लानिंग के साथ काम करना आवश्यक हो गया है। आने वाले 25 साल में भारत के तेज विकास के लिए हमें शहरों को ग्रीन, क्लीन और फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता कर कहा है कि यह योजना किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यह योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है और सेना में भर्ती के लिए सबसे पहली जरूरत अनुशासन की होती है। इसलिए युवाओं को शांत होकर योजना को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वह विरोध, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का हिस्सा नहीं था। यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो वे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी और अग्निवीरों को आम
जवानों की तरह फायदे मिलेंगे। वहीं तीनों सेनाओं में भर्ती कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया गया है। थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई, वायुसेना की 24 जून और नौसेना की 25 जून से शुरू होगी। का ख्याल आप रख लेंगे इस स्कीम में। और तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे, सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए। एंड सब के अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज हैं, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज हैं। एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं? वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं। देखिए, हमें चाहिए क्या? यूथ। यूथ हम सब ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है। बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है, तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडेप्ट है, वो पैदा हुआ है ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ। और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से। नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है, तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं? गांव से। उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक, ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है। ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। पापुम-पारे जिले के पप्पू नाला यूपीआर रोड पर आज सुबह भूस्खलन की घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर भूस्खलन के मलबे को हटाया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालोपोतम और राजमार्ग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कर्मियों को पापू नाला यूपीआर रोड पर यातायात जल्द शुरू करने के लिए भूस्खलन के मलबे को हटाने का निर्देश दिया। जिला उपायुक्त ने भारी बारिश के दौरान लोगों से बिना वजह यात्रा न करने और भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। राजमार्ग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए जगह जगह भूस्खलन के मलबे को त्वरित गति से हटाने के साथ ही मानसून के दौरान स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता है। वैसे हम आप लोग का इस चैनल का माध्यम से पहले भी बोला कि सभी को अगर कुछ इमरजेंसी काम नहीं होता है तो बारिश का दिन में यहाँ इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और कल से ऐसे तो बहुत दिन से बारिश है, लेकिन कल ज़्यादा ही बारिश यहाँ में गिरा है। क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं, यहाँ का जो मिट्टी है बहुत, ये जो आपका सैंडी सॉइल बोलता है कि पानी घुसते ही वो पूरा वो ऊपर से एक ही साथ मलबा में आ जाता है। हमारा जो रास्ता का 3 दुश्मन है, 1 नंबर पानी, 2 नंबर पानी, 3 नंबर भी पानी। अगर पानी को हम थोड़ा टेम कर सकता है, मेरा सड़क भी बीच बीच में छोटा छोटा, ये जो बारिश का समय में छोटा छोटा सा स्लाइड आके ब्लॉक हो जाता है, तो फिर क्लियर करते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सा रास्ता हमारा इधर उधर जो यहाँ में भी टूटा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ टेम्पोररी मेजर ले रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आज कामरूप जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित लोगों को सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। राज्य के 2900 से अधिक गांवों के करीब 19 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है।
1 लाख से अधिक लोग 373 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण 9 लोगों की जानें गई। इस दौरान दीमा, हसाओ, ग्वालपाड़ा, मोरीगांव और कामरूप जिलों में जमीन धंसने की घटनाएं हुई है। राज्य में प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। प्रभावित जिलों में 43,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र में बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। होजाई जिले में बाढ़ से रेल के पटरियों को नुकसान पहुंचने से ट्रेनों का आवागमन प्रभावित है। अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर गोलोम टिंकू और काम्पू देगियो का चयन एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोलोम टिंकू और 67 किलोग्राम भार वर्ग में काम्पू देगियो का चयन एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गोलोम टिंकू और काम्पू देगियो को बधाई देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अरुणाचल के खिलाड़ियों के चयन से राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र से जोड़ने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के चाचीन में याक पालन करने वाले ब्रोकपा समुदाय के साथ सपरिवार समय बिताया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से चले आ रहे आजीविका के प्रमुख स्रोत याक पालन के बारे में करीब से समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर अरुणाचल अभियान स्थानीय संसाधनों के अनुरूप लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का मिशन है। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। यह दिन केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जनक P.N. पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है। इसी दिन से महीने भर चलने वाले डिजिटल रीडिंग आयोजनों की शुरुआत होती है। 19 जून 1996 को केरल सरकार ने P.N. पनिकर फाउंडेशन की सहायता से पठन दिवस आयोजन शुरू किए थे। बाद में यही राज्य में साक्षरता और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने का जन अभियान बन गया। इधर अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले के बासार में पागरिग जिर्दो निदो महिलाओं को शिक्षित करने का अभियान चल रही है। वह अपने दादा दादी और माता पिता की याद में मनाए गए DKDL चैरिटेबल सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अपना नाम लिखने, पढ़ने और जरूरी कामकाज करने के योग्य बनाने का मुहिम चला रही है। पागरिग जिर्दो निदू ने ऐसे पुरुष जो किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाए उनसे साक्षरता अभियान से जोड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ अब पुरुषों को भी साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो उसको हम देख के ऐसा कई माँ होगा तकलीफ वाला, तो उसको देख के हम खुद ऐसे ही फ्री में उन लोग को पढ़ा लेते हैं ताकि उन लोग आगे जाके अपना एटलीस्ट अपना नाम तक लिख सके और सिग्नेचर कर सके। और फिर जैसे एटलीस्ट अपना LKG UKG बच्चा पढ़ने वालों को अपना छोटा सा अल्फ़ाबेट हो, मात्रा हो, वर्ण जो भी हो उनको सिखा सके। उस चीज़ को सिखाने के लिए हम ये स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि उन लोगों को सिखाए। और कई ऐसा माँ भी है जो अभी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, जो ABCD से स्टार्ट करके अभी एटलीस्ट अपना नाम तक लिख सकता है। और फिर जैसे 1 2 3 हो, जो ABCD हो, सब कुछ अभी लिखना, वर्ड भी जोड़ना आ गया है। और फिर अच्छा से अभी रीडिंग में अभी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उन लोगों को पढ़ा के। और उन लोग को और ये भी हम थोड़ा सा सिखा रहे हैं कि किस तरह फ्रंट में आके बात करना है, तो हेजिटेशन ख़त्म होने के लिए। तो उसी चीज़ को हम उन लोगों को आगे मतलब किस तरह आगे बढ़ाना है, उसी चीज़ पे हम करा रहे हैं। और ये सब करके हमको भी बहुत अच्छा लगता है। कोविड समय में ऐसे टाइम ये होता है मतलब पढ़ाया है ना, तब तो पढ़ाए लोग हम अभी तो थोड़ा जान लिया। ये मैसेज भी लिख सकते हैं, तरह दुकान भी हम करते हैं, दुकान करते हुए भी हमको अभी हिसाब से कर सकता है, कैलकुलेटर भी कर सकता है। अभी दुकान में जो सामान ये लिख के आता है उसको भी हम करके चला रहे हैं। अभी दुकान में हम तो पहले में कुछ भी नहीं जानता है ना, अभी थोड़ा अभी भी मैडम ये करते हैं और भी पढ़ो और दोनों जानने का ना जाने और जाने तो पढ़ो होकर हम सोचते हैं ना मैडम। और थैंक यू भी करते हैं।
योग सूत्र में आज हम जानेंगे आचार्य प्रतिष्ठा द्वारा शीतकारी प्राणायाम के बारे में। ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। अब आप अपने दांतों को आपस में मिलाएंगे और मुख से श्वास लेंगे। जब आप श्वास लेंगे तो आप दांतों के आसपास कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करेंगे। उस पर पूरा ध्यान टिकाना। और फिर नासिका से श्वास छोड़ देना। ध्यान से देखिए। कम से कम 5 बार इसे रिपीट करेंगे और फिर थोड़ी देर बंद आंखों के साथ ही बैठेंगे और धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया के बारे में। 46 को स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की मशाल जलाई। उन्होंने मडगांव में जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के सरकारी आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया और जिले के प्रशासक कैप्टन फोर्टुनातो मिरांडा को फटकार लगाई। गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोहिया ने गोवा वासियों को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता हासिल करना था, लेकिन जिन तरीकों का पालन किया जाना था वे जन जागरण के थे। लोहिया ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में गोवा के भाइयों की मदद करें, लेकिन पुर्तगाली शासकों ने समय के संकेतों को समझे बिना सविनय अवज्ञा आंदोलन को मोविमेंटो दा रूआ कहा, जिसका अर्थ है सड़क के किनारे का आंदोलन। हालांकि आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया तथा गोवा, दमन और दीव को 1956 में पुर्तगाली अधीनता के 451 वर्षों के बाद मुक्त करा दिया गया और इस तरह भारत की भूमि से अंतिम औपनिवेशिक अवशेष मिटा दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।